हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं अंशुमान गुप्ता स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है कॉमर्स स्फीयर, जहां हम अकाउंट और कॉमर्स से जुड़ी नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। फ्रेंड्स, ये बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है। स्टूडेंट्स, जो आज हम लोग फर्स्ट टर्म पढ़ने वाले हैं विच इज डेटर्स, इसको डेबिटर्स लिखा जाता है बट पढ़ा जाता है डेटर्स। ये जो बी होता है ये साइलेंट होता है। बहुत से लोग, बहुत से बच्चे इसको डेब्टर्स पढ़ते हैं। इट्स नॉट डेब्टर्स, इट्स डेटर्स। समझिए, डेटर्स बिजनेस के अंदर कौन होते हैं? जब हम बिजनेस के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को क्रेडिट सेल करते हैं तब हमारे डेटर्स क्रिएट होते हैं। एक बार फिर से समझिए, जब हम बिजनेस के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को क्रेडिट सेल करते हैं, मतलब उधार बेचते हैं किसी दूसरे बंदे को, तब हमारे डेटर्स क्रिएट होते हैं। एग्जाम्पल से समझिए एक बार, जैसे मान लीजिए मिस्टर विनीत आपके एक परमानेंट कस्टमर हैं, आपके पास बहुत समय से सामान ले जा रहे हैं, आपका एक अच्छा रिलेशनशिप है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मिस्टर विनीत ने आपकी दुकान से 1 लाख रुपए का सामान परचेज किया। समझ में आया? 1 लाख रुपए का सामान परचेज किया। अब मिस्टर विनीत कह रहे हैं कि भाई आप हमसे 60,000 रुपए अभी ले लीजिए कैश, हमारे पास 60,000 रुपए है और 40,000 रुपए जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे आपको इन फ्यूचर में पेमेंट इसका कर देंगे, ठीक है। जब हम अगली बार आएंगे तब इसका पेमेंट हम कर देंगे, ठीक है। तो ये जो 60,000 रुपए हो गए, इनको तो हम डायरेक्ट कैश अकाउंट में डाल देंगे। समझ में आ गया? और ये जो बाकी रिमेनिंग 40,000 है, इनको कहां लिखेंगे? इन्हीं को हम कहेंगे डेटर्स। समझ में आया फ्रेंड्स? इसमें क्या हुआ, ये जो 40,000 रुपए हुए ये एक तरीके से क्रेडिट हो गए, उधार हो गए, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? डेटर्स। बिजनेस के अंदर हम लोग जब बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं तो डेटर्स को एज एन एसेट्स ट्रीट करते हैं, एक संपत्ति मानते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट जो टर्म है क्रेडिटर्स, डेटर्स का ही जस्ट अपोजिट होता है क्रेडिटर्स। डेटर्स में हम लोग क्रेडिट सेल करते थे, ठीक है, और क्रेडिटर्स के अंदर हम लोग खुद क्रेडिट माल परचेज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे बिजनेस को आज 1 लाख रुपए की सामान की जरूरत है, ठीक है, बट इमीडिएट वे में हमारे पास 1 लाख रुपए कैश नहीं है, तो क्या हम अपना प्रोडक्शन रोक देंगे? नहीं। क्या हम अपने बिजनेस में सामान नहीं अपने कस्टमर्स को वापस लौटा देंगे? नहीं। हम उस समय पे सामने वाले जो जहां से भी हम सामान ला रहे हैं, जहां पे भी गुड्स परचेज कर रहे हैं, वहां से हम लोग क्रेडिट परचेज कर लेंगे। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए का सामान की हमको जरूरत है आज, ठीक है, 1 लाख रुपए के सामान की जरूरत है, बट हमारे पास इमीडिएट वे में केवल 70,000 रुपए ही कैश पड़ा हुआ है, ठीक है। तो बाकी भाई जहां से भी हम सामान ला रहे हैं, बाकी के जो 30,000 है उसको क्रेडिट कर देंगे। उस सामने वाले दुकानदार से कहेंगे कि भाई अभी हमारे पास 70,000 रुपए हैं, आप इसे ले लीजिए, और जब हम अगली बार फ्यूचर में आपके पास सामान खरीदी करने आएंगे तब हम इस पुराने इसका 30,000 का पेमेंट कर देंगे, ठीक है। इन फ्यूचर में इसका पेमेंट हम कर देंगे। अब ये क्या हो गए 30,000? ये 30,000 एक तरीके से हमारी लायबिलिटी हो गई, हमारे ऊपर दूसरे का पैसा बकाया हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? क्रेडिटर्स। इसको हम क्या कहेंगे? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जैसे एसेट्स होती हैं डेटर्स, इसी तरह क्रेडिटर्स जो होते हैं वो होती हैं हमारे बिजनेस के अंदर लायबिलिटीज। समझ में आ गया? इन दोनों टर्म्स में कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है गुडविल। गुडविल क्या होती है? फ्रेंड्स, हम सभी लोग जानते हैं आज के समय में एक ही प्रोडक्ट को बनाने के लिए हजारों कंपनीज रन कर रही हैं, ठीक है। तो उन हजारों कंपनीज में मार्केट के अंदर हमारी कंपनी की क्या रेपुटेशन है, उसी को हम कहते हैं गुडविल, ठीक है। कस्टमर्स के माइंड में उन हजारों कंपनीज में हमारी कंपनी का क्या रेपुटेशन है, क्या पॉइंट है, हमारी कंपनी किस पॉइंट पे है, उसी को हम कहते हैं गुडविल। जैसे मान लीजिए आपको ऑप्शन दिया जाए कि आपको एक रिबॉक का शूज पसंद करना है और एक नॉर्मल कंपनी का पसंद करना है, तो आपके माइंड में जो सबसे पहला नाम आएगा वो कौन सा आएगा? रिबॉक का, क्योंकि रिबॉक ने आपके माइंड में एक अच्छी गुडविल मेंटेन कर रखी है, एक अच्छी रेपुटेशन मेंटेन है, ठीक है। पहला तो बात यह है कि रिबॉक बहुत पुरानी कंपनी है, ठीक है, और दूसरी चीज जो इसकी क्वालिटी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तो रिबॉक आप आसानी से पसंद कर लोगे। इसी को कहते हैं हम गुडविल,
ठीक है, एक और एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए टाटा कंपनी है, ठीक है, टाटा कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, ठीक है, तो कस्टमर्स को इतनी हिचकिचाहट नहीं होगी उसको लेने में, ठीक है, उस नए प्रोडक्ट को लेने में जो कस्टमर्स हैं, जनरल पब्लिक है, उसको इतनी हिचकिचाहट नहीं होगी उसको खरीदने में। क्यों नहीं होगी? क्योंकि टाटा की मार्केट में एक अच्छी रेपुटेशन है, टाटा और भी सेक्टर्स में इतना अच्छा काम कर रही है, ठीक है, तो इसी को हम अकाउंटिंग टर्म में क्या कहते हैं? गुडविल। समझ में आ गया अच्छे से? नेक्स्ट टर्म है रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट। सबसे पहले रेवेन्यू समझते हैं क्या होता है। रेवेन्यू बिजनेस में जितनी भी हमारी सेल होती है उसको हम एज अ रेवेन्यू ट्रीट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारी कंपनी की सेल 1 करोड़ है, ठीक है, इसको हम 6 महीने, 3 महीने या फिर अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 6 महीने में हमने 1 करोड़ की सेल करी, ठीक है, तो 1 करोड़ हमारा रेवेन्यू हो गया। किसी बिजनेस की जो सेल है, प्रोडक्ट की सेल है, वो 1 लाख रुपए की है, 10 लाख रुपए की, तो जितनी भी सेल अमाउंट होती है उसको ही हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू, ठीक है। ये 2 टाइप्स की होती है, एक होती है ऑपरेटिंग रेवेन्यू, दूसरी होती है नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। ऑपरेटिंग रेवेन्यू के अंदर जितना भी सेल अमाउंट होता है, जो हम कोर ऑपरेशन से पैसा कमा रहे हैं, सेल करके पैसा कमा रहे हैं, उसको कहते हैं। और नॉन ऑपरेटिंग जो हम अदर एक्टिविटीज से कमा रहे हैं, जैसे हमने अपने बिजनेस का कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कहीं से हमें कमीशन रिसीव हो गया है, ठीक है, जो हम साइड में कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, सब्सिडरी कोई बिजनेस कर रहे हैं, उससे जो हमें पैसा हो रहा है उसको हम नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यूज कहेंगे। नेक्स्ट है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट रिवॉर्ड होता है, जो बिजनेसमैन रिस्क लेता है उसका जो रिवॉर्ड होता है उसी को हम कहते हैं प्रॉफिट। बट रेवेन्यू और प्रॉफिट ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसको कैसे समझेंगे? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप मार्केट से एक पेन खरीद के लाए जिसकी कीमत है 20 रुपए, ठीक है, आप मार्केट से एक पेन खरीद के लाए जिसकी कीमत कितनी है? 20 रुपीज की। अब आपने उसी पेन को आपने 30 रुपए में सेल कर दिया, ठीक है, उसी पेन को आपने 20 रुपए का परचेज किया और 30 रुपए का क्या किया? सेल कर दिया, ठीक है। अब इसके बीच का जो डिफरेंस होगा, सेल प्राइस और माइनस कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस आता है उसी को हम कहते हैं प्रॉफिट। सेल प्राइस कितना है? 30 रुपए, परचेज प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है? 20 रुपए, इसके बीच का जो डिफरेंस आया वो क्या आया? 10 रुपए, इसी को हम क्या कहेंगे? प्रॉफिट, ठीक है। और ये जो टोटल हमें 30 रुपए रिसीव हुए उसको हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू। यही होता है प्रॉफिट और रेवेन्यू में डिफरेंस। मतलब सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस लेस करके जो हमारा डिफरेंस आता है उसको हम कहते हैं प्रॉफिट, और जो हमें फाइनल अमाउंट, सेल अमाउंट रिसीव होती है प्रोडक्ट को बेचने पर, उसको हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू। आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस फ्रेंड्स, हम सभी लोग जानते हैं किसी भी काम को करने के लिए हमें कुछ खर्चों की जरूरत पड़ती है। कुछ खर्चे हमारे किसी काम को भी करने में हो ही जाते हैं, ठीक है। इसी तरह बिजनेस के अंदर एक्सपेंसेस हम उन्हें कहते हैं जो बिजनेस को रन कराने में, प्रोडक्शन करने में, ठीक है, गुड्स को सेल करने में जो हमारी लागत आती है, ठीक है, जो हमारी कॉस्ट आती है, जो हमारे खर्चे आते हैं छोटे छोटे, उन्हीं को हम कहते हैं एक्सपेंसेस। जैसे मान लीजिए आपके रेंट है, आप अगर कहीं रेंट की दुकान है या रेंट की बिल्डिंग पे अपना बिजनेस कर रहे हो तो आपको उसको रेंट भी देना पड़ेगा मकान मालिक को, जो लैंडलॉर्ड है, ठीक है। आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं, आपको उनको सैलरी भी देनी है। आपने रॉ मटेरियल मंगाया गाड़ी से, उसका आपको वेजेस भी देना है। आपके बिजनेस में मशीनरी वर्क कर रही है, आपको उसको डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाते हैं? ये सारे बिजनेस के अंदर एक्सपेंसेस हो जाते हैं। आप अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हो तो आपको स्टेशनरी की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आप कोई और छोटे छोटे खर्चे, बिजनेस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं? उन्हीं को हम एक्सपेंसेस में ट्रीट करते हैं। समझ में आया? वो सारे खर्चे हो जाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो सबसे पहले आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम एक्सपेंसेस लेस कर देते हैं तो हमारा आता है नेट प्रॉफिट, मतलब खर्चे करने के बाद हमें कितना बचा उसको ही हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। समझ में आ गया? ये आगे के टर्म है, जब हम आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, अकाउंट्स न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे तो ये सारी चीजें सब क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी ये पांचों टर्म अच्छे से क्लियर हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। और अगर कोई भी टर्म नहीं समझ में आया है इस वीडियो में या मैंने प्रीवियस जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, अगर कोई भी टर्म या कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया हो, प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं वापस से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय,
थैंक यू।